ये वाला डेटा जो है वो स्कूल अथॉरिटीज ने कलेक्ट किया था, आपने नहीं कलेक्ट किया था। आपने तो स्कूल के रजिस्टर में से या स्कूल के रिकॉर्ड में से उस डेटा को कलेक्ट किया, तो इसलिए आपका वो डेटा जो है वो सेकेंडरी डेटा माना जाएगा। अब बात आती है कि दो मेन टूल्स की, क्वेश्चनायर और इंटरव्यू शेड्यूल की। अब अगर हम क्वेश्चनायर की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर मेथड है डेटा कलेक्शन का आजकल। दिखने में बहुत आसान लगता है, ऐसे लगता है कि you just have to make a set of questions and and then you can go for the data collection. But then when you actually start working on it, it is difficult to design a questionnaire and a good questionnaire, and we generally see that careful designing of a questionnaire is vital for the collection of required facts and figures. जो भी facts और figures आपको जमा करनी है, यानी कि अगेन यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट जो समझने वाली है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चनर में से या क्वांटिटेटिव टूल में से आप जो है वो केवल नंबर्स में ही चीजों को देखेंगे। कई बार आप क्वेश्चनर के थ्रू जो है कुछ फैक्ट्स भी जमा करते हो, तो वो भी हम इसके थ्रू इकट्ठा कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का गैर जरूरी सवाल जो है उस या कोई भी हमने केयरलेसली अगर कुछ भी क्वेश्चंस को कभी भी फ्रेम किया हो, तो या तो आपके पास अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी या आपके पास जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन आपकी रह जाएगी कहीं पे, क्योंकि आपको बाद में ध्यान आएगा कि मुझे तो ये भी पूछ लेना चाहिए था जो कि मैंने नहीं पूछा। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चनर डिजाइन करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च के क्वेश्चंस क्या हैं, बिकॉज आपके रिसर्च के क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डोमेन्स डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से डोमेन पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, और हर डोमेन को फिर जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस में ब्रेकअप किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं that you want to do a study and you want to assess the socio-economic and career aspirations of adolescents in government schools। मान लीजिए आप ये समझना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर adolescents हैं उन लोगों की जो है वो सोशल इकोनॉमिक और कैरियर एस्पिरेशंस क्या हैं। तो अगर ये आपका है तो इसका मतलब एक पहली चीज ये हो गई कि उनकी सोशल एस्पिरेशंस क्या हैं, दूसरा डोमेन हो गया उनकी इकोनॉमिक एस्पिरेशंस क्या है, और तीसरा डोमेन हो गया उनकी कैरियर एस्पिरेशंस क्या है। यहाँ पे आप ये देखना शुरू करेंगे कि अगला सवाल आपका ये आता है कि ये जो आपको ये तीन अलग डोमेन्स पे, तीन अलग मुख्य मुद्दों पे जो आपको जानकारी जमा करनी है वो आपको किससे जमा करनी है और वो लोग आपको कहाँ पे मिलेंगे। यानी कि क्वेश्चनर का डिजाइन जो है वो इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चनर किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो अगर हमने ये कहा कि भाई हम लोग एडोलेसेंट्स से पूछना चाहते हैं, टीनेजर्स यानी कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, तो अब एडोलेसेंट तो एक बहुत बड़ा सा एज ग्रुप है, तो यानी कि 11-12 साल की उम्र से जो है वो एडोलेसेंस शुरू हो जाती है और 19 साल तक जाती है। तो अब हमें जो है वो किससे जमा करना है इंफॉर्मेशन, तो हमने पहले ये सोचा कि हमारा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है अगर वो ये कहता है कि सोशल इकोनॉमिक एंड कैरियर एस्पिरेशंस ऑफ द एडोलेसेंट्स हु आर स्टडीइंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स, तो यानी कि पहला मुद्दा मेरा हुआ कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल आइडेंटिफाई करने हैं। दूसरा पॉइंट मेरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये सोचना कि कौन से एडोलेसेंट्स हैं जिनके दिमाग में सोशल एस्पिरेशंस, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस और करियर एस्पिरेशंस आता है। तो यानी कि ये वो बच्चे हो गए जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने कैरियर के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, या टीनेज के अंदर जो है उनके अंदर जो है वो सोशल एस्पिरेशंस की बहुत बातें, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस की सोच उनके अंदर आने लगती है। तो यानी कि पहले तो ये तय करना होगा कि who are going to be our respondents। चलिए हमने ये तय किया कि हम लोग जो हैं वो 10वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करेंगे। अब ये जानकारी हम लेंगे कहाँ से? तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले सरकारी स्कूल आइडेंटिफाई करने, क्योंकि आपका टाइटल ये कहता है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की एस्पिरेशंस देखना चाहते हो।
तीसरा सवाल यहाँ पे ये आता है, क्या आप लड़कों को लेना चाहोगे या लड़कियों को लेना चाहोगे या दोनों को लेना चाहोगे? तो अगर आप दोनों को लेना चाहते हो तो फिर आपको ऐसे स्कूल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहाँ पे आपको लड़के भी मिले और लड़कियां भी मिले। फिर उसके बाद अगली चीज ये आती है कि कौन से फैक्ट्स और फिगर्स को आपने वहां से कलेक्ट करना है। यानी कि आपका क्वेश्चनर जो है वो इतना कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में कि जो भी जानकारी आप अपनी थीसिस में डालना चाहते हैं वो सारी की सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चनर के थ्रू कलेक्ट करनी है। और ये क्वेश्चनर बनाते समय आपको ये भी देखना है कि आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं इस स्टडी के, उनका कैलिबर कितना है। मान लीजिए आप एक स्टडी जो है वो, अगर मान लीजिए आप एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें आप रिक्शा पुलर्स को किस तरीके की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं या उठानी पड़ी कोविड के दौरान, मैं अब और स्पेसिफिकली कर रही हूँ कि रिक्शा पुलर्स को कोविड के दौरान किस तरीके की दिक्कतें उठानी पड़ी। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं ये सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं उस समय क्वेश्चनर को यूज कर सकती हूँ क्या? तो मेरे सामने ये सवाल आएगा कि क्वेश्चनर तो केवल वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी बेसिक लिटरेसी लेवल हो, जो पढ़ लिख सकते हो, और तो इसका मतलब ये हुआ, और उनका एक कॉम्प्रहेंशन लेवल हो। क्यों? ताकि वो सवाल पढ़ के समझ सके और उसका जवाब दे सके। तो इसलिए जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो क्वेश्चनर ये डिसाइड करना कि हम क्वेश्चनर यूज करेंगे या इससे पहले हमें हमारे रिस्पोंडेंट्स का, हमारे इन्फॉर्मेंट्स का कैलिबर क्या है, ये भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर जो अब हमारा ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है, इसके अंदर बहुत ही डेफिनेट, कॉन्क्रीट, क्लोज एंडेड, जनरली क्लोज एंडेड और कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो अब अगर मैं ये कहूं कि भाई हम क्या पूछना चाह रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई हम क्लोज एंडेड सवाल नॉर्मली पूछते हैं। क्लोज एंडेड सवाल का मतलब ये हुआ, या तो उसका जवाब जो है, वो जो बेस्ट एग्जांपल है वो या तो ये है कि भाई आपने यस और नो पूछ लिया किसी चीज को लेके। जैसे मान लीजिए अगर हम ये सवाल पूछें कि क्या आप जो है वो, मान लीजिए हम पता करना चाहते हैं कि व्हाट की कम्युनिटीज के अंदर जो है वो किस तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि ड्रग्स को प्रमोट करती हैं। तो अब जैसे हम ये जानते हैं कि बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो कैनबिस से आती हैं, मान लीजिए भांग है या इस तरह की चीजें हैं। तो हम उनसे ये पूछते हैं एक सिंपल सा सवाल कि भाई होली के दौरान जो है कि आप लोगों में भांग के पकौड़े खाए जाते हैं, यस और नो? क्या आप सब लोग भी जो हैं वो शिवरात्रि के दौरान भांग का जो ठंडाई बनती है उसको शिव जी का प्रसाद समझते हैं, यस या नो, ट्रू या फॉल्स? क्या वो शिव जी का प्रसाद है, ट्रू या फॉल्स? अब इससे हमें क्या पता चलता है? ये सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। या एक तीसरा आंसर हो गया कि भाई आप जो है वो होली के दौरान कौन कौन सी चीजें आप घर में बनाते हैं। तो आपने 3-4 ऑप्शंस उसको दे दिए। आपने लिखा कि भाई हम गुजिया बनाते हैं, हम नमक पारे बनाते हैं, हम भांग के पकौड़े बनाते हैं, हम ठंडाई बनाते हैं। तो आपने मल्टीपल चॉइस दी है। मल्टीपल चॉइस में कई बार आप एक से अधिक आंसर्स को भी रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो वाला प्रोविजन भी है। या आपने इस तरह के ऑप्शंस दिए जिसमें वो किसी एक को टिक करेगा, तो ये मल्टीपल चॉइस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है उसमें हम डेफिनेट, कॉन्क्रीट, क्लोज एंडेड और कुछ ओपन एंडेड, जब मैं ये कहती हूँ कि ओनली फ्यू क्वेश्चंस हैव टू बी ओपन एंडेड, उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि हम जो है वो, हमारे पास इतना स्कोप नहीं है कि हम अपने रेस्पोंडेंट के ऊपर इतना टाइम वो हमारे लिए बिता सके कि वो जो है वो हमारे सवालों के लंबे लंबे लाइनों में जवाब दे, सेंटेंसेस में जवाब दे। हम ये चाहते हैं कि उसका क्वेश्चनर जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर जो है वो टिक मार्क करके
कंप्लीट हो जाए। तो ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चनर है, इसमें हम क्वेश्चंस इस तरह से सेट करते हैं ताकि उसको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मिले, ताकि वो रिस्पोंडेंट उसके लिए एक डेफिनेट जवाब दे सके। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम एक क्वेश्चनर बनाते हैं। इसीलिए क्वेश्चनर जब बनता है तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि अलग अलग डोमेन्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। कई लोग इनको ये भी कहते हैं कि हमारा क्वेश्चनर जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो अलग अलग सेक्शंस बहुत क्लियरली बना लिए जाते हैं और हर सेक्शन में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे और आप शुरू में ही जब क्वेश्चनर आप किसी को देते हैं तो आप शुरू में ही उसको ये क्लियर कर देते हैं कि भाई इस क्वेश्चनर के अंदर इतने सवाल हैं और इन सवालों को आंसर करने में आपको 15 मिनट लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये 15 मिनट या 20 मिनट का समय जो उनको बोला ये आपने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया, नहीं, रैंडमली ये बात नहीं बोली जाती है। ये हमेशा जो है इसको पहले प्रैक्टिस किया जाता है, 2-4 लोगों के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि अगर बहुत लंबा क्वेश्चनर है तो हम ये मान के चलें कि पता नहीं इतनी देर जो है वो आपके रिस्पोंडेंट का कंसंट्रेशन आपके इस टूल के ऊपर बना भी रहेगा या नहीं। क्योंकि कई बार होता है ऐसा, जैसे मान लीजिए अगर मैं भी अपनी बात करूं, मेरे पास अगर कोई क्वेश्चनर लेके आता है और मैं देखूं कि वो क्वेश्चनर जो है वो 8-10 पेज का है, तो मैं भी उसको ये कहती हूँ कि भाई इतना तो टाइम मेरे पास नहीं है। या तो अगर कोई बहुत इंसिस्ट करेगा तो हम उसको कहेंगे अच्छा ठीक है छोड़ जाओ हमारे पास में, फिर हम आराम से उसको बैठ के देख लेंगे कि क्या है उसमें, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो बहुत सारे पेजेस हैं। बहुत सारे पेजेस का मतलब हुआ कि बहुत सारे सवाल हैं। तो एक तरह से जो देखा जाए तो कुछ अलग अलग तरीकों से हम जो है वो क्वेश्चनर में डेटा कलेक्शन करते हैं। एक तरीका तो होता है कि आपने जो है वो पर्सनल विजिट किया। मान लीजिए जो हमने ये अभी आपको एक स्कूल का एग्जाम्पल दिया कि आपने जो है वो स्टूडेंट टीनेजर्स की एस्पिरेशंस को, करियर एस्पिरेशंस को समझने की कोशिश करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है क्योंकि आप ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमने 10वीं और 11वीं के बच्चों को इंटरव्यू करना है, तो आपने रैंडमली ये आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा हम जो है वो इस स्कूल के अंदर एक 10वीं की क्लास और एक 11वीं की क्लास, उनका जो है हम वहां से डेटा कलेक्शन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप अपना सारा का सारा टूल्स लेके जो है वहां स्कूल में जाएंगे, वहां रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल से या टीचर से, वो आपको कहेगी कितना टाइम लगेगा, तो आप उसको कहेंगे मैक्सिमम आधा घंटा। क्यों? क्योंकि टूल तो 15-20 मिनट में भर जाएगा, उससे पहले हम उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे कि भाई ये किस बारे में है, ताकि वो इन्फॉर्म करे। तो पर्सनल विजिट में अब क्या हुआ, आप वो टूल्स ले गए, आपने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी कि आपके ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स एक ही जगह आपको मिल गए, तो आपने उन सबको वो डिस्ट्रीब्यूट किए और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद जो है वो आपने उनसे अपने क्वेश्चनर्स इकट्ठे कर लिए। साथ साथ ये देखने की जरूरत है कि अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है या मान लीजिए कोई उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई अगर कोई किसी को भी किसी तरह की कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो आप लोग मान सकते हो कि भाई मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, हालांकि मैं हर सवाल बोल के एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन अगर किसी को भी कोई जानकारी चाहिए यू कैन ऑलवेज आस्क मी। दूसरा तरीका है मेल कर देना क्वेश्चनर को। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें अब जहाँ पे कहीं पे टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी सब जगह पहुंच गई है, लेकिन जहाँ कहीं पे अभी टेक्नोलॉजी अगर नहीं पहुंची है और आपने वहां पे उनको टूल ही देना है जाके, तो वहां हम लोग पहले जो है वो क्वेश्चनर का प्रिंट लेके उसको मेल करते थे। मेल मतलब तो कि बाय पोस्ट भेज देते थे हम उसको। तो बहुत समय पहले जो है वो इस तरह से बाय पोस्ट कई बार क्वेश्चनर आते थे और उसके अंदर जो है एक लिफाफा रिटर्न वाला भी होता था, यानी कि जब आप इसको भर लेंगे तो एक लिफाफा उसके साथ जो है टिकट लगा के, मान लीजिए उस जमाने में 5 रुपए की टिकट थी, तो 5 रुपए की टिकट लगा के एक ब्लैंक लिफाफा जिसके ऊपर जो है वो रिसर्चर का नाम, पता, सब कुछ कंप्लीट दिया होता था। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी होती थी कि भाई जो ये हमने आपको भेजा है
इसको भर लीजिए, इस क्वेश्चनर को भर लीजिए और फिर आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है, देना है। तो ये एक और तरीका हो जाता है। अब इसमें आपका रिसर्चर साथ में नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है दैट द रिसर्चर इज नॉट देयर विद द रिस्पोंडेंट, और क्वेश्चनर अकेला भेजा जा चुका है। इस तरह के क्वेश्चनर जो है वो कुछ समय पहले बल्क में भेजे जाते थे ऐसी जगहों पे पहले जहाँ पे किसी टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ पे ईमेल नहीं है। अब आजकल तो डिजिटल हो गया है, तो गूगल फॉर्म सब जगह पहुंच जाते हैं। तो हालांकि वो भी अगेन हम ये कहेंगे कि हम लोग कहते ज़रूर हैं कि टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच गई है, लेकिन आज भी अगर आप जो है वो इंटरनेट पे सर्फ करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम 140 करोड़ लोग जो हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं। क्योंकि अगर आप ईमेल और गूगल और इन सब की बात करेंगे तो फिर स्मार्टफोन होना, या व्हाट्सएप की बात करेंगे तो स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। लेकिन स्मार्टफोन आपकी 50% पॉपुलेशन के पास भी नहीं है। तो इसलिए जिनके पास है उनको ये लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत मस्त टेक्नोलॉजी है, हर एक से कनेक्ट हो जाते हैं, बट देन इट इज नॉट विद एवरीवन। दैट्स इंपॉर्टेंट। तीसरा तरीका है टेलीफोन का, कि आपने टेलीफोन उठाया और आपने जो है अगेन ये सिर्फ सिटीज के अंदर हो सकता है जहाँ पे टेलीफोन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और जहाँ पे लोग जो हैं वो टेलीफोन एक ज़माने में जिस समय अब ज़माना स्मार्टफोन का आ चुका है, लेकिन एक ज़माने में जब तक लोगों के पास सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन्स हुआ करते थे तो जो टेलीफोन विभाग है वो एक मोटी सी डायरेक्टरी बनाता था। तो हम लोगों ने अपने ज़माने में जो है वो कई बार डायरेक्टरी में से जो है वो रैंडमली सैम्पलिंग करी है, और वहाँ से हमने फ़ोन नंबर उठाए और वहाँ से हमने उठा के जो है वो अपना क्वेश्चनर सामने रखा और फ़ोन पे उनसे जिस किसी को भी फ़ोन किया अपना परिचय दिया और फिर उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए, और वो सवाल जो है वो उसमें टिक 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 लगाते चले गए क्योंकि क्वेश्चनर है। आजकल आप लोगों के पास जो है बहुतों के पास ईमेल्स के थ्रू जो है कई रिसर्चर्स आपको क्वेश्चनर भेजते हैं और वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी ईमेल पे जो है इसको भर के आप वापस भेज दीजिएगा। तो एक तरीका तो ये ईमेल से पहुंचने का हो जाता है, और आखिरी तरीका अब ये गूगल फॉर्म वाला आ गया है जो कि आजकल के ज़माने में लेटेस्ट है, कि आपने जो है वो अपने ईमेल आईडी पे कनेक्ट करके एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया और उसका लिंक आपने जो है उसमें अपने अपना परिचय भी दिया, और ये फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन हो चुका है। क्योंकि जैसे ही आप गूगल फॉर्म बनाते हो और उसके अंदर आपने देखा होगा, अगर आप लोगों में से बहुतों ने ट्राई किया होगा गूगल फॉर्म बनाना, तो उसमें जो है वो डेटा आपका कलेक्ट आप जैसे ही सबमिट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो भी रिसर्चर है उसकी एक्सेल शीट पे पहुंच जाता है और अपने आप जो है वो आपका डेटा कोलेट भी होने लगता है, और साथ में जो है वो किसी तरीके का कोई बार ग्राफ या कोई पाई डायग्राम या इस तरह की भी कोई, या लाइन डायग्राम, ये भी ऐसा भी कुछ कुछ वो साथ में बना के रख देता है। तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गूगल फॉर्म भी इस्तेमाल करने लगे हैं, मगर सवाल ये है कि जब गूगल फॉर्म्स के इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक जो क्वेश्चनर है, क्योंकि उस क्वेश्चनर के साथ माइंड यू रिसर्चर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब जैसे अगर आपको पता ही है कि जब लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या जब लोग कॉरेस्पॉन्डेंस से या डिस्टेंस मोड में जब वो लोग पढ़ते हैं तो उस मटेरियल को वो बोलते हैं एसएलएम, सेल्फ लर्निंग मटेरियल। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि भाई अगर टीचर सामने मौजूद नहीं भी है,
उसके बावजूद भी वो ऐसा मटेरियल हो जिसको पढ़ने से आपको समझ आ जाए। तो आपको उसमें एग्जाम्पल भी दिखेंगे, आपको उसकी लैंग्वेज भी उस तरीके की दिखेगी जैसे कि आपको लगेगा कि आप उसको पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही चीज जो है वो एक क्वेश्चनर के लिए भी है, that when you are attempting the questions which are given in that questionnaire, then you should be able to understand it in the same spirit in which it has been formed. तो इसका मतलब आप भी उसी लेवल पे आके सोचने लगेंगे जिस लेवल पे रिसर्चर ने उसको फॉर्मुलेट किया था। तो ये एक खूबी जो है वो क्वेश्चनर की हमेशा देखी जाती है। अब बात आती है कि एक अच्छा क्वेश्चनर, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। पहली बात तो ये है कि बहुत ही सिंपल होना चाहिए। हम जब धीरे धीरे रिसर्च करने लगते हैं तो हमें ये लगता है कि बहुत मुश्किल शब्द, बहुत बड़े बड़े जार्गन्स अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो शायद लोगों को ये लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। क्योंकि जब लोगों को हमारी बात ही नहीं समझ आएगी तो वो सोचेंगे पता नहीं क्या बता रहा था, कोई लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो हमें उससे लगता है कि प्रॉबेबली हम एक अपर पेडेस्टल पे आ चुके हैं, हमने अपने लिए एक अलग लेवल क्रिएट कर लिया है। लेकिन वो लेवल आपने क्रिएट नहीं किया है, आपने आम जो ग्रास रूट लेवल है उसके साथ एक अजीब सा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, और उसकी वजह से आप जो कुछ उनसे सीधा सीधा पूछना चाह रहे हैं सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, वो उसको इजीली आंसर नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज जो किसी भी अच्छे टूल की, एक अच्छे क्वेश्चनर की है, दैट इट हैज टू बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, शॉर्ट एंड शुड बी इजीली आंसर्ड। आराम से उसका जवाब दिया जाना चाहिए। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट अ क्वेश्चनर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि क्वेश्चनर जो है उसमें एक कवरिंग लेटर होना बहुत जरूरी है। कवरिंग लेटर का मतलब ये हुआ कि अगर हम खुद स्वयं वहां पे खड़े होते तो हम अपना परिचय खुद देते, और कि हम कौन हैं, क्या नाम है, हम कहाँ से आए हैं, हम किस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम बताते। जो कुछ हम, अगर हम वहां होते, अगर हम वो बताते खुद, ये सारी चीजें अब इस कवरिंग लेटर में लिखी होनी चाहिए, ताकि जो भी इस क्वेश्चनर को पढ़ेगा उसके फ्रंट पेज में इन्वेस्टिगेटर का इंट्रोडक्शन, उसके इंस्टीट्यूशन का इंट्रोडक्शन, वो क्यों डेटा कलेक्ट कर रहा है, ये रिसर्च क्या है, ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी वेरी वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन दैट कवरिंग लेटर। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगेन एज आई सेड कि अगर मेरे पास कोई 8-10 पेज का टूल लेके आएगा तो मैं भी उसको एक साइड में रख दूंगी। इसीलिए कहा जाता है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस मस्ट बी केप्ट टू अ मिनिमम, यानी कि इतना कि भाई आपके सवाल जो हैं वो सब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ स्टडीज तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहने चाहिए, एंड any questions which do not have a direct bearing on the problem, they must be avoided. कौन से सवाल आपको अवॉइड करने हैं? कोई भी सवाल जो लीडिंग क्वेश्चन है वो अवॉइड करना है, कोई भी सवाल जो वैल्यू लेडन क्वेश्चन है वो अवॉइड करना है, कोई भी ऐसा सवाल जो सामने वाले की किसी भी तरह से उसकी सेंसिटिविटीज को हर्ट करता है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। खासतौर पे जब आप सामने नहीं हो तो उन सवालों को उनका गलत मतलब निकाला जा सकता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू अवॉइड। हम कहते हैं कि टेक्निकल टर्म्स जो हैं जहां तक हो सके मिनिमम यूज करें। एब्रीविएशंस अगर आप यूज कर रहे हैं, देखिए रिसर्च में जो है कई बार हम लोग एब्रीविएशंस बहुत यूज करते हैं, खासतौर पे ये रिसर्च स्कॉलर्स का एक, क्योंकि काफी कुछ उनको लिखना होता है तो वो कई बार जो है वो बहुत सारे वर्ड्स की जगह, कंप्लीट वर्ड्स की जगह एब्रीविएशन या शॉर्ट में उन चीजों को लिखते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की कोई भी टेक्निकल टर्म या कोई भी एब्रीविएशन अपने क्वेश्चनर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। अलग से एक्सप्लेन कीजिए, क्वेश्चनर के एंड में एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच वन रियली हैज टू क्लैरिफाई। क्वेश्चंस मस्ट बी लॉजिकली अरेंज्ड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
आपके मन में जो सवाल आ रहा है उसको वहीं पे उसी हिसाब से एक सीक्वेंस बना के पूछ लिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस का एक सीक्वेंस होता है, क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज किया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमने अगर सोशल इकोनॉमिक और करियर एस्पिरेशंस ऑफ द टीनेजर्स पता करना है, तो मेरे 10 सवाल सोशल पे बन रहे हैं, 10 सवाल इकोनॉमिक एस्पिरेशंस पे बन रहे हैं, 10 सवाल मेरे करियर एस्पिरेशंस के ऊपर बन रहे हैं। मैं इनको इंटरमिंगल करके नहीं पूछ सकती हूँ कि जब मेरे को जोन सा सवाल याद आया वो मैंने लिख लिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे देखना पड़ेगा मेरे क्वेश्चंस का फ्लो क्या है, क्या मेरे क्वेश्चंस लॉजिकली अरेंज्ड हैं या नहीं है, मैं पहले कौन सा सेक्शन रखूं, बाद में कौन सा सेक्शन रखूं, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। शुड द कैरियर एस्पिरेशंस कम फर्स्ट, should the economic aspirations come first, should the social aspirations come first, पहले कौन सा आना चाहिए? तो इसका मतलब पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। This is something which explains the flow of the questionnaire, यानी कि हमारे questions ऐसे होने चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली एक सवाल के बाद दूसरा सवाल जो है वो आता चला जाए और जवाब देने वाले को भी जो है वो दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार अगर हम मिक्स करके सवाल पूछते हैं, कभी कोई पूछ लिया कभी कोई पूछ लिया, तो जो जवाब देने वाला होता है वो इरिटेट हो जाता है, उसको भी ये लगने लगता है कि क्या है, अभी तो मैंने वो बताया था, अब फिर कुछ और पूछने लगे हो, या फिर अगर बता दिया हो तो फिर से आप वही वाला सवाल पूछ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है, दिस इज समथिंग व्हाई वी से that the questions have to be logically arranged. इसी तरह से जो अगला सवाल अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगला पॉइंट, अवॉइड आस्किंग कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कंट्रोवर्शियल है, टू पर्सनल है, या मान लीजिए किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, ऐसे सवाल क्वेश्चनर में नहीं पूछने चाहिए। और आखिरी चीज ये है कि कभी भी क्वेश्चनर को बिना टेस्ट किए हुए, यानी कि प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन से पहले द क्वेश्चनर हैज टू बी प्री टेस्टेड ऑन अ स्मॉल number of respondents who are similar to your sample. This is something very important. You cannot randomly pick up any, जैसे मान लीजिए अगर हमने टीनेजर्स की बात करी, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके घर में भी बहुत सारे टीनेजर हैं, आप उनसे कहते हो अच्छा चलो आओ बैठो जरा इन 2-4 क्वेश्चनर्स के जवाब देखो और उसी से पता चल जाएगा। नहीं, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखना ये पड़ेगा कि क्या वो टीनेजर सरकारी स्कूल में जाते हैं, क्या वो टीनेजर 10वीं 11वीं में पढ़ रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, अगर आप दिल्ली में डेटा कलेक्शन कर रहे हो या कानपुर में डेटा कलेक्शन कर रहे हो या चेन्नई में डेटा कलेक्शन कर रहे हो, आप कहाँ पे डेटा कलेक्शन कर रहे हो। तो ये नहीं है कि आप अगर चेन्नई में डेटा कलेक्शन कर रहे हो तो आपने प्री टेस्टिंग जो है वो दिल्ली के टीनेजर्स पे कर दी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि द प्री टेस्टिंग हैज टू बी डन ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स which are similar to your sample. तो this will give an opportunity. इससे क्या होगा, इससे जो इन्वेस्टिगेटर है वो कोई भी किसी भी तरह की दिक्कतें जो आ रही हैं उसके अंदर, आपके क्वेश्चनर के अंदर कुछ ऐसे सवाल जिनका रिस्पोंडेंट जवाब नहीं देना चाहता है, कुछ ऐसे सवाल जो आपको लगता है कि ये तो बहुत रेपिटेटिव से हैं, कुछ ऐसे सवाल जिनमें आपको ये लगता है कि इन सवालों की तो कोई यूटिलिटी ही नहीं है क्योंकि हो सकता है इनका आंसर कहीं और आ जाता है। तो इस तरह के जो आपको करेक्शंस करने हैं, एडिशंस डिलीशंस जो सवालों के करने हैं, वो हम प्री टेस्टिंग के बाद इन चीजों को कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग हाउ द क्वेश्चनर हैज टू बी मेड। अब क्वेश्चनर के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन के काम आते हैं, लेस एक्सपेंसिव हैं और लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को ये कवर कर सकते हैं। आपने खुद ही देख लिया, हमने आपको बताया कि क्या क्या तरीके हैं क्वेश्चनर को इम्प्लीमेंट करने के। भाई आप पर्सनल विजिट कर लीजिए, आप एक स्कूल में जाइए, 100 बच्चों को एक साथ आप दे दीजिए, आधे घंटे के अंदर सारे बच्चे आपको जो है वो दे देंगे। तो लेस एक्सपेंसिव है और ज्यादा लोगों को एक ज्यादा कवर कर सकता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है।
क्योंकि कम समय में आपको जो है वो जानकारी मिल जाती है। इंटरव्यूअर अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं भी हो तो हम ये कहते हैं, अब देखिए इसमें ये क्वेश्चनर जो है इसमें this is something which is very tricky, that we say that for example for certain topics where people are not very comfortable giving response to the investigator, there they would feel free and have greater confidence in answering the questions in the absence of the रिसर्चर। कई रिसर्चर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे सवाल, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, आपको जो है वो सेक्स एजुकेशन के बारे में अगर कुछ कुछ बातें अपनी किसी टूल में आपने लिखी हुई हैं, तो हो सकता है जिस तरह का टेबू हमारे समाज में सेक्स को लेके है, तो हो सकता है अगर मैं एज अ रेस्पोंडेंट मेरे सामने और कोई भी नहीं है, मेरे पास एक टूल आ गया है, तो मैं उसका जवाब अगर देना चाहूँ तो मैं उसका जवाब ज्यादा फ्री माइंड से दे सकता हूँ, ताकि कोई मेरे को असेस नहीं कर रहा है उस चीज को लेके। बिकॉज एक चीज बहुत क्लियर होती है हमारे रिसर्च में, that we do not insist the respondents to reveal their identity, or if they have revealed their identity, then we keep their identification very confidential। तो हो सकता है सिर्फ रिसर्चर को पता होता है कि ये किसने जवाब दिया था, लेकिन उसके आगे और किसी को नहीं पता होता है, तो उतनी कॉन्फिडेंशियलिटी हम मेंटेन करते हैं। तो कई इस तरह के इश्यूज में जहाँ पे अगर रिस्पोंडेंट को लगता है कि वो उसके जजमेंटल लोग हो सकते हैं, ऐसे में वो क्वेश्चनर में जवाब देने में थोड़ा सा फ्री फील करेगा। अगेन एक और फायदा जो क्वेश्चनर का है वो ये है that you know once it is standardized, then the information which is collected from the respondent, it becomes uniform in nature। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम सबसे एक ही जैसा सवाल पूछ रहे हैं, हम सबसे एक ही स्टैंडर्ड क्वेश्चनर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट इंफॉर्मेशन विच वी हैव रिसीव्ड इट विल हैव मोर यूनिफॉर्मिटी। दैट्स समथिंग विच इज द एडवांटेज ऑफ द क्वेश्चनर। लेकिन क्वेश्चनर के डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब जैसे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है दैट देयर इज नो पर्सनल कांटेक्ट बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पोंडेंट, और अगर कभी किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो या मान लीजिए कोई सवाल समझ नहीं आ रहा है, तो कोई क्लैरिफिकेशन मिल ही नहीं सकती है इसमें। तो उसमें आपके पास जो डेटा आ रहा है उस डेटा की कई बार वेग होता है, कई बार वो इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है, क्योंकि मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी अगर यहाँ पे रिसर्चर होता, लेकिन क्योंकि कोई था नहीं मुझे बताने के लिए, तो जो मुझे समझ आया वो मैंने लिख दिया। तो इसलिए कई बार इस तरह के वेग रिस्पॉन्सेज, इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज या इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बार जो है वो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको थोड़ी प्रोबिंग की जरूरत होती है, आप थोड़ा सा और डिटेल में जा पूछना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चनर में ये मुमकिन नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ज्यादातर सवाल जो हैं 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, जिसमें सिर्फ टिक मार्क लगाना है। सिर्फ 10-20% सवाल ऐसे होते हैं जिसमें अगर थोड़ा सा एक लाइन या 2 वर्ड्स या इस तरह का कुछ लिखना हो, लेकिन उसमें भी अगर आप चाहे 2 लाइनें छोड़ भी दीजिए वहां पे सवाल के नीचे, कि हो सकता है आपका रेस्पोंडेंट जो है वो 2 लाइनें भर देगा, लेकिन वो 2 लाइनें भी नहीं भरता। कई बार जो है अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, वो 2 वर्ड्स लिख लेता है या एक छोटा सा 3-4 लाइनों का एक फ्रेज लिख देता है और इतने पे ही छोड़ देता है, क्योंकि वो इससे ज्यादा टाइम उसके ऊपर लगाना ही नहीं चाहता है। और आखिरी चीज ये है कि कई बार जो है वो हम जब भी इंटरव्यू लेने जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें एक सही सच्चा रिस्पॉन्स मिले,
जो कि स्पॉन्टेनियस आंसर में आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। अगर आप लोगों को सोचने का मौका दोगे तो कई बार लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सेस को मैनिपुलेट करते हैं और पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स देते हैं। तो ये एक चीज जो है वो डिसएडवांटेज क्वेश्चनर का है, क्योंकि क्वेश्चनर आपके पास जो है वो आ जाता है, फिर काफी समय तक आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि अगर आप लोग सारे रिसर्चर्स हैं तो आप लोगों के पास भी कई बार जो है ये गूगल फॉर्म्स आते हैं या ईमेल पे टूल आता है, तो आप उसको कई बार देखते रहते हो, एक कई बार पलट पलट के देखते हो कि क्या है, फिर उसके बाद जो है वो कुछ चीजों में तो हम एकदम स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स देते हैं। अगर हमने जैसे ही टूल देखा और आंसर देना शुरू कर दिया तो हम कई बार उसमें स्पॉन्टेनियस आंसर्स देते हैं, लेकिन कई बार जब हम उसको यूं ही रखते हैं तो फिर हम वो इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैनिपुलेटेड भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स देना चाहता है। दैट इज समथिंग which is a big disadvantage of the questionnaire. Now with that we then begin the interview schedule. So if before beginning the interview schedule, is there anything which you would like to ask? इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहेंगे क्या, या हम इंटरव्यू शेड्यूल भी कंप्लीट करें उसके बाद आप कुछ पूछने चाहेंगे? Yes, ma'am. At the end of the session. At the end of the session पूछना चाहेंगे? Yes, yes. चलिए ठीक है, if that is so. तो अब ये आया इंटरव्यू शेड्यूल। अब इंटरव्यू शेड्यूल जो है ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है रिसर्च के अंदर, लेकिन इसमें भी अगेन ऑल द क्वेश्चंस आर देयर इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, और डेटा जो है उसका टैबुलेशन और डेटा एनालिसिस बिकम्स मच ईजियर. Mind you, both the interview schedule, the data which is collected from the interview schedule and the data which is collected from the questionnaire, both these things are very easily quantitatively analyzed using the SPSS or maybe another new software which has come, Stata. So this is some, and all the results would be actually available to us in terms of numbers, percentages, or if you have to use other higher statistics or advanced statistics into it. The only difference between a schedule and a questionnaire is that जो interview schedule है उसमें the presence of the researcher is mandatory. यानी कि अगर आप जब आप खुद वहां पे खड़े हुए हैं और आपके हाथ में टूल है और आप सवाल पूछ रहे हैं और सामने वाला आपको जवाब दे रहा है, इसका मतलब आप एक इंटरव्यू शेड्यूल भर रहे हैं। वेयरएज एक क्वेश्चनर में आप उनको पकड़ा देते हैं और अपने रिस्पोंडेंट को, और वो उसको खुद पढ़ते हैं, खुद समझते हैं, और उसके बाद जो है जिस पे उनको सही जो जवाब उनको सही लगे उस पे वो टिक मार्क लगा देते हैं। जबकि इंटरव्यू शेड्यूल में सवाल पूछने का काम भी रिसर्चर का है और टिक मार्क लगाने का काम भी जो है वो रिसर्चर का है, क्योंकि उसमें हम कभी भी जो है वो रिस्पोंडेंट को, चाहे हमारे पास इंटरव्यू शेड्यूल के अंदर भी जो है वो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस आंसर्स रखे हुए होते हैं, लेकिन हम कभी उसको आंसर बताते नहीं हैं। जो वो आंसर देता है उस आंसर को हम अपनी कैटेगरीज के साथ रखते हुए देखते हैं कि ये बेस्ट पॉसिबल कौन सी कैटेगरी को कवर करता है और उसको हम टिक मार्क लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इंटरव्यू शेड्यूल है वहाँ पे रिसर्चर का होना जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है, जबकि क्वेश्चनर में नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट इन द इंटरव्यू शेड्यूल दे आर वेरी वेरी यूजफुल वेयर यू हैव द पॉपुलेशन विच इज इलिटरेट। जैसे मान लीजिए मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया that we were interviewing rickshaw pullers, what are the kind of struggles which the rickshaw pullers had during COVID time. Now many of the rickshaw pullers are not literate, but then again they
can participate in the study, they can be a part of the study, but again we cannot use a questionnaire with them. In such cases we use the interview schedule. So with any kind of a illiterate population who cannot read and write, interview schedule becomes one of the feasible tools of data collection as part of the quantitative research. Now what is the kind of preparation which one has to do for executing the interview schedule? The first thing is selection of the respondents. How do you select the respondents? Iska matlab, we have to identify different sampling methods to identify the respondents. We have to have their names, we have to have their addresses, because in सब जगह पे जाके आपने रिस्पोंडेंट को मिलना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अलग अलग जो है वो सैम्पलिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. मान लीजिए आपने जो है वो ये कहा कि मेरे को इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जाके ये पता करना है कि इस कम्युनिटी में जो है वो स्टेटस ऑफ वुमन क्या है. तो अब स्टेटस ऑफ वुमन में हमने कहाँ से पता करना शुरू किया? हमने ये कहा दैट वी आर ट्राइंग टू सी दैट what are the kind of practices which this community has regarding the women. So we will be actually interacting with women from 18 to maybe 35. That is the age group where I am. तो अब ये 18 to 35 मेरे को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कहाँ पे मिलेगा? तो देन या तो मेरे पास कोई लिस्ट हो, लेकिन 18 to 35 जो है वो तो वोटिंग की एज भी है, तो हो सकता है मेरे पास वोटर लिस्ट मिल जाए, हो सकता है मेरे पास राशन कार्ड की लिस्ट मिल जाए, हो सकता है मेरे पास उस एरिया का अगर मैं गांव में हूं तो मेरे पास जो है वो विलेज पंचायत के पास कोई लिस्ट ऐसी मिल जाए. तो अगर मेरे पास कहीं पे भी एक पर्टिकुलर नेम्स की लिस्ट मिलती है तो उसमें से मैं सॉर्ट आउट करके विमेन का नाम निकालती हूँ और उसमें से मैं जो है वो आइडेंटिफाई करती हूँ दैट प्रॉब्ली मेरे को अपनी स्टडी के लिए आई नीड 100 रेस्पोंडेंट्स, सो मे बी एवरी 5th रेस्पोंडेंट is going to be under my sample. तो ये मैंने एक सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जहां से मैंने नाम और एड्रेस भी निकाल लिए, भाई इन रिस्पोंडेंट्स के पास मुझे जाना है. अब मैंने जब लिखा है कि ट्रेनिंग ऑफ द फील्ड स्टाफ, अगर हम कोई बहुत बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर फील्ड स्टाफ है, इसका मतलब उनको ट्रेन करने की जरूरत है. लेकिन अगर हम खुद जा रहे हैं और हम खुद एक रिसर्चर हैं और हमें अपनी पीएचडी के लिए डेटा कलेक्ट करना है, तब भी हमें हमारी ट्रेनिंग की बहुत सख्त जरूरत है. तो ट्रेनिंग जो है वो क्या ट्रेनिंग हमें चाहिए? सबसे पहले तो ये चाहिए दैट आई शुड नो दैट व्हाट ऑल सेक्शंस आर देयर in my interview schedule. I should know that I have to see that everything. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कहने को तो हम ये कहते हैं कि आप इंटरव्यू शेड्यूल अपने हाथ में रखेंगे, लेकिन वो पूरा का पूरा इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो आपको मेमोराइज्ड होना चाहिए. आपकी मेमोरी में वो ऐसे होना चाहिए कि वो शेड्यूल बेशक आपके सामने रहे लेकिन आपको उन क्वेश्चंस को बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज दिस इज समथिंग विच ब्रेक्स द फ्लो ऑफ द इंटरव्यू. तो अगर आप वहां पे एज अ रिसर्च इन्वेस्टिगेटर जा रहे हैं तो आपको देखना होगा दैट आपको अपना टूल बहुत अच्छे से याद है और उससे पहले आपको उस टूल को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा. Most of the time when you are doing your PhD, and if it is if your PhD program is in English, then it is very obvious that you will make your tool in English, but then when you have to translate that into the local language, you have to see that does the meaning remain the same. Most of the time my experience has been कि जब students अपने tool को local language में translate करते हैं तो कई बार उस सवाल का मतलब बदल जाता है. Now this is something which one has to be very particular about, that your translated tool also has to be vetted by your guide or by the person who knows the language along with your guide
क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके गाइड को सब तरह सारी भाषाएं आती होंगी। वो अगर आती है तो जिस लोकल लैंग्वेज, मान लीजिए अगर आपको हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो again Hindi is something, you know, which also changes with the context and the dialect. So what is it that you are really using, so that the we are sure that respondents are able to understand whatever you are टॉकिंग अबाउट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कई बार आपका रिस्पोंडेंट जो है वो आपको इंटरव्यू देना ही नहीं चाहता है, तो इसका मतलब हमें एज अ फील्ड स्टाफ, एज अ रिसर्च इन्वेस्टिगेटर गोइंग टू द फील्ड, ऑल्सो हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स दैट हाउ टू परसुएड, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द रेस्पोंडेंट। आपको अपनी स्टडी का पर्पस उनको कैसे बताना होगा, आपको कैसे बताना होगा कि ये स्टडी जो है, इसकी जो भी डेटा, जो भी फाइंडिंग्स निकल के आएंगी, वो सारी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, वो सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होंगी, और किस तरह से ये स्टडी जो है उससे उनका भी फायदा हो सकता है, howsoever small, but then we have to develop that ability to approach the respondent and also see that you don't impose yourself on the respondents, and you meet them, approach them according to their convenience. This is something very very important. कई बार होता है कि हम लोग बिल्कुल मशीन की तरह एक मैकेनिकल मोड में कम्युनिटी में पहुंच जाते हैं, ख़ासतौर से अगर हम स्लम्स में और विलेजेस में या ट्राइबल कम्युनिटीज़ में हमको डेटा कलेक्शन करना होता है, बिकॉज कहीं पे इफ़ यू लुक इनवर्ड्स, मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स फील कि अब हम बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, मतलब हम तो किसी से जाके कभी भी किसी टाइम में भी कोई भी बात कर सकते हैं, बट वन ऑलवेज हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट we are there in collecting data for our research. If somebody is talking to us, if somebody is giving time to us, which means that person is obliging us, so we should be grateful to them कि उन्होंने हमें अपनी जिंदगी में झांकने का मौका दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर रिसर्चर को याद रखनी है अपने इंटरव्यू कंडक्ट करते समय। सो दिस इज समथिंग, यू नो, अदरवाइज if you look at the interview schedule or the questionnaire, it is one of the same thing, but the execution definitely makes the difference. Interview schedule के फायदे बहुत सारे हैं. Many problems where we want to probe in detail, there this tool actually gives us scope for to gather the detailed information. In the interview schedule, you can have 60% of the questions which are closed-ended questions, but again 40% of the questions can be open-ended questions, which can be later maybe grouped, which can be later clubbed and classified and again converted into the numbers. But there, at least in those 40% of the open-ended questions, you will get the detailed information. There is a personal touch between the investigator and the respondents. I was conducting the study on domestic violence, and I was using an interview schedule, लेकिन जो बातचीत का अंदाज था उसमें एक personal touch था. All these women who are the survivors of the domestic violence, they had so much to speak, and probably when I started speaking to them, it was giving more of a relief to them. It was more of therapeutic healing for them, because there was somebody who was listening to them, there was somebody who was empathetic to them. So you will get a lot of inside information which you cannot actually every time get if you are using a questionnaire, just a tick mark kind of an answers. So you get greater accuracy in getting the information, and as I said, that interview method is particularly suitable for the illiterate respondents. But at the same time, you have disadvantages also. बहुत time consuming है, बहुत expensive method है as compared to the questionnaire.
कई बार अगर हम अलर्ट नहीं है तो चांसेस ऑफ सब्जेक्टिविटी आ जाते हैं इसके अंदर, तो हम अपने हिसाब से चीज़ों को समझने लगते हैं एज अ रिसर्चर. सो दैट इज समथिंग वेयर, एज आई सेड, preparation for the executing interview schedule is something which is very very important. And कई बार जो है वो आपको रेस्पोंडेंट भी ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत बड़े स्टोरी टेलर्स होते हैं, तो कई बार जो है वो इन्वेस्टिगेटर इज ऑल्सो एट द मर्सी ऑफ द रेस्पोंडेंट्स. सो वी शुड नो दैट हाउ टू navigate through while we are collecting data using these tools, so that we get best of the information from our respondents, and we are able to use these tools effectively. So with that, we come to an end of this presentation. And if you have any questions, let me take up those questions. So Kehkasha has a question. Yes, Kehkasha. यस मैम. मैम नमस्कार. नमस्कार बेटा. मैम मेरा सवाल ये है, जैसे क्वेश्चनर हम भरने के लिए टीचर्स को दे रहे हैं, सामने अगर हम उनको दे रहे हैं तो कह रहे हैं अभी हमारे पास वक्त नहीं है, आप थोड़े. मैम मैं लास्ट 6 मंथ यानी कि अगस्त से क्वेश्चनर भर रही हूँ, मुझे सिर्फ 400 रिस्पोंडेंट चाहिए लेक्चरर टीचर की, और आज ये मेरे 6 महीने भी हो जाएंगे, लेकिन मेरा अभी तक आपको मैं बताऊं 300 भी कलेक्शन किया है, 300 के 150 भी नहीं हुआ है. कुछ खो दे रहे हैं वो, और कुछ जो मुझे भरकर मिले हैं ना, वो मैं जब उनको रीड कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मुझे उन्होंने आंख बंद करके यस एग्री पे लगा दिया. इस सिचुएशन में चलिए मैंने मान लिया मेरे पास 400 आ गए, और आधे से ज्यादा मुझे जब ये निकले कि लगा मुझे कि सबने, किसी ने आंख बंद करके आधे से ज्यादा ने एग्री लगाया, उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगी अब? तो देखो, अब 2 चीजें हैं. पहली बात तो ये है कि जब भी हम क्वेश्चनर लेते हैं तो हम एक्सपेक्ट करें कि हमको 50% रिस्पॉन्स ही मिलेगा. अच्छा. हाँ, क्वेश्चनर में हम कभी भी आपको 100% रिस्पॉन्स नहीं मिलता है. तो हम क्या करेंगे कि मान लो अगर हमने 100 लोगों का से डेटा चाहिए तो हम भेजेंगे 200 को, है ना. तो पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये हो गई, उसमें क्यों 50% की बात बेटा कही जा रही है? एक तो इसलिए कही जा रही है क्योंकि आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज भेजेंगे आपको, जैसा कि आपको मिल रहे हैं, या फिर आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो रख के बैठ जाएंगे, जो आपको वापस ही नहीं करेंगे. तो दोनों तरह के लोग मिलेंगे आपको. तो इसलिए हम हमेशा जो है वो ज्यादा भेजते हैं ताकि जितने रिस्पॉन्सेज आएंगे